ओम ओम। आज हम द ऑफिसर एकेडमी का जो बैच लिए थे उसमें का राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का आज मतलब ये लिए है। नोट्स को जितना पॉलिटी का जो नोट्स है उस पूरा नोट्स को डाउनलोड किए हैं, जिसमें लगभग 15 चैप्टर दिया गया है। 15 चैप्टर में मतलब एक चैप्टर में 2-3 चैप्टर है, जैसे एक ये चैप्टर इसमें जैसे प्रस्तावना भी है और नागरिकता भी है। ठीक है, मतलब दोनों के बारे में देखेंगे। जैसे कुल 15 स्लाइड है, 15 चैप्टर में पूरा राज्य व्यवस्था को लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। तो आज हम पहले का जो 4 चैप्टर है उसको हम देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार एथी को लगभग 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को लगभग 2 बार पढ़ेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो हम जो बैच लिए थे वो बीपीएससी टीचर वाला लिए थे। ठीक है, बीपीएससी टीचर वाला जो सेकेंड थर्ड फेज के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए है। ये बहुत ही उपयोगी है, सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम देखेंगे 4 चैप्टर। कौन कौन? पहला देखेंगे प्रस्तावना और नागरिकता, पहला देखेंगे प्रस्तावना और नागरिकता। दूसरा देखेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं से संबंधित देखेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं। फिर तीसरा देखेंगे पंचायतें एवं नगर पालिका के बारे में। तीसरा क्या देखेंगे? पंचायतें एवं नगर पालिका। चौथा देखेंगे केंद्र राज्य संबंध एवं आपातकाल। केंद्र राज्य संबंध और आपातकाल से संबंधित जितना भी तथ्य हैं उसको देखेंगे। पूरा नोट्स है, नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है? प्रस्तावना के संबंध में मुख्य बातें हैं। इससे संबंधित प्रस्तावना के संबंध में जो भी मुख्य बातें हैं उससे संबंधित जो भी है उसको देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका की संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार क्या क्या है उसको देखेंगे। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार। गोपालनवाद केस 1950 में जो हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं है। गोपालनवाद जो मामला आया था 1950 पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं है। बेरुबारीवाद 1960 में कोर्ट ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था। बेरुबारीवाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। प्रस्तावना को गोलकनाथवाद में कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा। प्रस्तावना को गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। गोलकनाथवाद में प्रस्तावना को गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया तथा संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया तथा संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता
का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना पर विद्वानों के विचार निम्न हैं। प्रस्तावना पर अम्बेडकर ने कहा संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है प्रस्तावना। अम्बेडकर ने कहा संविधान का एक पवित्र दस्तावेज है प्रस्तावना। के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका राजनीतिक जनपत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका राजनीतिक जनपत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका राजनीतिक जनपत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के. अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के. अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के. अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान के आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान की मूल्यांकन कर सकता है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है और नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है।
अमेरिका की दोहरी नागरिकता को के बजाय ब्रिटेन आधारित एकल नागरिकता है भारत में। अमेरिका की दोहरी नागरिकता के बजाय ब्रिटेन आधारित एकल नागरिकता है भारत में। अमेरिका की दोहरी नागरिकता के बजाय ब्रिटेन आधारित एकल नागरिकता है भारत में। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 है संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया इससे संबंधित है। अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित है जिस नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 6 संबंधित है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। अनुच्छेद 7 संबंधित है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से। अनुच्छेद 7 संबंधित है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से। अनुच्छेद 7 संबंधित है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार से। अनुच्छेद 8 संबंधित है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। अनुच्छेद 8 संबंधित है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। अनुच्छेद 8 संबंधित है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर विकास कर रहे हैं। अनुच्छेद 9 संबंधित है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 9 संबंधित है वैसे जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 9 संबंधित है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 10 संबंधित है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता से। अनुच्छेद 10 संबंधित है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता से। अनुच्छेद 10 संबंधित है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता से। अनुच्छेद 11 संबंधित है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन से। अनुच्छेद 11 संबंधित है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन से। अनुच्छेद 11 संबंधित है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का आधार 5 आधार है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का आधार 5 आधार है। एक नंबर जन्म से नागरिकता दिया जाएगा। जो जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद है जो भारत में जन्म लिया उसको नागरिकता दिया जाएगा। अपवाद स्वरूप जैसे राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे ये अपवाद स्वरूप हो गया। जन्म से नागरिकता दिया जाएगा जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद है। अपवाद स्वरूप राजनयिकों के बच्चे या विदेशियों के बच्चे को छोड़कर यह अपवाद स्वरूप हो गया। दूसरा नागरिकता दिया जाएगा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता दिया जाएगा दूसरा, यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। देशीयकरण द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगा एवं भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता मिलेगा। भूमि विस्तार द्वारा क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा। ये 5 आधार है नागरिकता का। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता एवं भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 आया। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, इस श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार OCI एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था या 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बनने किसी क्षेत्र से संबंधित है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI के श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार OCI एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था या 15 अगस्त 1947 को भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था। वो आएगा OCI के अंतर्गत है।
भारतीय नागरिकता का समाप्ति, भारतीय नागरिकता का समाप्ति माना जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 आधार है भारतीय नागरिकता की समाप्ति के। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से एवं सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता जा सकता है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के 3 आधार है 1955 के अनुसार। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 आधार है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से एवं सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अब पढ़ेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं से संबंधित जो भी कथन है उसको देखेंगे। पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, अनुच्छेद 148 में कैग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 के अनुसार कैग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कैग का अन्य नाम है महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया, लोक वित्त का संरक्षक, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का अन्य नाम है महालेखा परीक्षक। भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया, लोक वित्त का संरक्षक, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक। ये सब नाम है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। कैग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। कैग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। कैग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। कैग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। कैग को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कैग को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कैग सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। कैग के सेवानिवृत्ति के बाद सदस्य भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। कैग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्रथम कैग थे वी नरहरि राव, 1948-1954 तक रहा। प्रथम कैग वी नरहरि राव थे 1948 से लेकर 1954 तक। वर्तमान 14वां कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, 2020 से अब तक है। वर्तमान 14वां कैग अधिकारी है गिरीश चंद्र मुर्मू, 2020 से लेकर अब तक है। वर्तमान में है 14वां कैग प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू, 2020 से अब तक है। प्रथम कैग वी नरसिंह राव, 1948 से लेकर 1954 तक थे। गैर संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ेंगे। गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड अध्यक्ष के.सी. नियोगी की सिफारिश के आधार पर गठन किया गया योजना आयोग का। 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी की सिफारिश के आधार पर गठन किया गया योजना आयोग को। यह संविधानेतर एवं परामर्शदात्री संस्था थी, न तो संवैधानिक न ही वैधानिक। योजना आयोग जो है यह संविधानेतर और परामर्शदात्री संस्था थी, न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक है। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा हुआ। योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का संरचना है पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं राज्यों का वित्त आवंटन करना। योजना आयोग का कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं राज्यों का वित्त आवंटन करना। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग का मुख्य कार्य था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। योजना आयोग का मुख्य कार्य था भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना।
अब पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति NITI, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मर इंडिया। नीति N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, फॉर T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से इंडिया। नीति आयोग यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकालीय संकल्प द्वारा सृजित निकाय है, न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकालीय संकल्प द्वारा सृजित निकाय है, न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ योजना आयोग के स्थान पर। यह भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। नीति आयोग की शाखाएं हैं शोधशाला, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया शाखा। नीति आयोग की शाखाएं हैं शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया शाखा। नीति आयोग के संलग्न कार्यालय है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। नीति आयोग का संलग्न कार्यालय है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। नीति आयोग की संरचना सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीति आयोग की संरचना सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है, अर्थात नरेंद्र मोदी है फिलहाल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग का शासकीय परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यूटी के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। नीति आयोग के शासकीय परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यूटी के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। नीति आयोग के प्रधान सदस्य भारत प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। नीति आयोग के प्रधान सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान CEO परमेश्वर अय्यर है। नीति आयोग के वर्तमान CEO परमेश्वर अय्यर है। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रश्नों को, संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक संवैधानिक संस्था है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संरचना एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 17 वर्ष जो भी पहले हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो भी पहले हो का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1993 का अधिनियम सभी राज्य सरकारों को ही राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। 1993 का अधिनियम सभी राज्य सरकारों को ही राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
1991 में पेरिस में संपन्न मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पेरिस सिद्धांत के अनुरूप गठित किया गया है। यह आयोग 1991 में पेरिस में संपन्न मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पेरिस सिद्धांत के अनुरूप गठित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है? आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य वस्तुतः सिफारिश या सलाहकार का होता है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश से कर सकता है। यह जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। मानवाधिकार आयोग जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। यह न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। यह मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता दे सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार का उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग को किसी ऐसे मामले की जांच की शक्ति नहीं है जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। मानवाधिकार आयोग की किसी ऐसे मामले की जांच की शक्ति नहीं है जिसे गठित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग की शक्तियाँ सीमित हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ सीमित है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन हुआ। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना 2019 के संशोधन के बाद आयोग में मुख्य संरचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना 2019 के संशोधन के बाद आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वाली समिति की सिफारिश पर होता है। केंद्रीय सूचना आयोग की सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वाली समिति की सिफारिश पर होता है। केंद्रीय सूचना आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। केंद्रीय सूचना आयोग के क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यकाल ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार निर्धारित किया गया अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, यानी दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह अक्टूबर 2005 से सितंबर 2010 तक थे। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह अक्टूबर 2005 से लेकर सितंबर 2010 तक रहे। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है, नवंबर 2020 से अब तक। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है, नवंबर 2020 से अब तक है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के पटल पर रखती है। केंद्रीय सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद के पटल पर रखती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में के संठानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव द्वारा हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 के संठानम समिति के सिफारिश पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर हुआ। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी तथा भ्रष्टाचार को रोकना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य है केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी तथा भ्रष्टाचार को रोकना। यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है तथा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त है तथा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष व 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री की समिति की सिफारिश पर होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री की समिति की सिफारिश पर होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो। कार्यकाल के पश्चात पुनर्नियुक्ति नहीं होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के कार्यकाल के पश्चात पुनः नियुक्ति नहीं की होता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके दुराचरण एवं अक्षमता के आधार पर पद से हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके दुराचरण एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान मिलता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन एवं भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समान मिलता है। आयोग सीबीआई या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य सीबीआई या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करता है। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच कराने की शक्ति रखता है। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचारों की जांच कराने की शक्ति रखता है। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी का अधिकार क्षेत्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 तथा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 इसे जांच की शक्तियाँ प्रदान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को अधिनियम 2003 एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 तथा सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 से इसे जांच की शक्तियाँ प्रदान करते हैं। सीबीआई के निर्देशक और इसके एसपी रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए स्थापित समिति का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है। सीबीआई के निर्देशक एवं इसके एसपी रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए स्थापित समिति के अध्यक्ष मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित तथा बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित सीबीआई को बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की थी। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा संथानम आयोग ने की थी। यह कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कोई वैधानिक संस्था नहीं है। सीबीआई की शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई की भूमिका शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखना है। सीबीआई की भूमिका है शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखना है। सीबीआई की संरचना, इसका निर्देशक सीबीआई का प्रमुख होता है। सीबीआई का संरचना, इसका निर्देशक सीबीआई का प्रमुख होता है। सीबीसी अधिनियम 2003 सीबीआई निर्देशक के लिए 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। सीबीसी अधिनियम 2003 सीबीआई निर्देशक के लिए 2 वर्ष के निश्चित
कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होता है। सीबीआई के निर्देशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। लोकपाल, ओम्बुड्समैन, लोकपाल या ओम्बुड्समैन। स्वीडिश शब्द ओम्बुड्समैन का अर्थ है लोगों का प्रतिनिधित्व। स्वीडिश शब्द ओम्बुड्समैन का अर्थ है लोगों का प्रतिनिधि। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में स्वीडन में गठित की गई। ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में स्वीडन में गठित की गई। ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारियों से है जो विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई दोनों के खिलाफ परिवादों के निवारण एवं नियुक्ति किया जाता है। ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारियों से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई दोनों के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में स्थिति ओम्बुड्समैन की। लोकपाल का नाम सर्वप्रथम 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया था। लोकपाल का नाम सर्वप्रथम 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा दिया गया था। वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल तथा राज्य लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। वर्ष 1966 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत के तहत सर्वप्रथम लोकायुक्त को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत के तहत सर्वप्रथम लोकायुक्त को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष मार्च 2019 में लोकपाल संस्था का गठन होने पर किया गया। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है जो मार्च 2019 में लोकपाल संस्था का गठन होने पर किया गया। 2013 के कानून के अनुसार लोकपाल संस्था की संरचना निम्न है। एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे जिसमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा में होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे। 2013 में कानून के अनुसार लोकपाल संस्था की संरचना है कि एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे जिसमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष नेता, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित एक विख्यात विधिवेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्देशित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होता है। लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु चयन समिति होता है अध्यक्ष, चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्य लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विख्यात विधिवेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होता है। लोकपाल का कार्यकाल अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। लोकपाल का कार्यकाल अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। लोकपाल का वेतन भत्ता भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलता है। लोकपाल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलता है। लोकपाल के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति द्वारा होता है और लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है, 1970 में बना। लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा 1970 में बना। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य समूह A, B, C और D अधिकारी
तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना का उद्देश्य था महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगस्त 2018 से अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक है। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगस्त 2018 से लेकर अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक है। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अगस्त 2018 से लेकर अब तक। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत 2009 में हुआ था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत वर्ष 2009 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NIA की संरचना है, यह एक महानिदेशक के अधीन काम करता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। NIA गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की संरचना, यह एक महानिदेशक के अधीन काम करता है जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। NIA गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। NIA के कार्य है भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध को रोकना। NIA के कार्य है भारत की संप्रभु सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध को रोकना। परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध एवं नकली भारतीय मुद्राओं की तस्करी को रोकना। परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध एवं नकली भारतीय मुद्राओं की तस्करी को रोकना NIA का कार्य है। देश में आतंकवाद का मुकाबला करना NIA का कार्य है। प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण एवं बिक्री की जाँच करना NIA का कार्य है। NIA का क्षेत्राधिकार है। NIA को पूरे देश में और देश के बाहर भारत विरोधी अपराधों की जांच की शक्ति प्राप्त है। क्षेत्राधिकार है। NIA को पूरे देश में और देश के बाहर भारत विरोधी अपराधों की जांच की शक्ति प्राप्त है। NIA के क्षेत्राधिकार NIA को पूरे देश में और देश के बाहर भारत विरोधी अपराधों की जांच की शक्ति प्राप्त है। पढ़ेंगे तीसरा, पंचायती एवं नगरपालिका से संबंधित तथ्यों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के बारे में देखेंगे। पंचायती राज से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायती राज की स्थापना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 40 के तहत नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायती राज की स्थापना राज्य का कर्तव्य है। पंचायती राज्य का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 तथा 11वें अनुसूची में अनुच्छेद 243A से 243O तक है। पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 तथा 11वें अनुसूची में अनुच्छेद 243A से 243O तक है। पंचायती राज में शामिल विषय है 29। पंचायती राज में शामिल विषय है 29। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा लागू 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को प्राप्त है। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई 1994 को पंचायत चुनाव हुए थे। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई 1994 को पंचायत चुनाव हुए थे। प्रमुख समितियां पंचायती राज के प्रमुख समितियां। अशोक मेहता समिति 1977 में आया है। द्विस्तरीय पंचायती राज न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति
1977 में आया, जो द्विस्तरीय पंचायती राज न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश की। GV.K. राव समिति 1985 में आया। GV.K. राव समिति 1985 में आया। LM सिंघवी समिति 1986 में आई। इनकी सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। LM सिंघवी समिति 1986 में आया। इनकी सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ठंगुन समिति 1988 में आया। ठंगुन समिति 1988 में आया पंचायती राज के लिए। 73वां संशोधन के तहत पंचायतों हेतु एक अनिवार्य प्रावधान है। ग्राम सभा गठन करना, चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष करना, सभी स्तरों पर SC/ST को आरक्षण देना, 1/3 महिला आरक्षण देना, कार्यकाल 5 वर्ष या 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराना एवं राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग ये सब क्या है, अनिवार्य प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज के लिए पंचायतों को अनिवार्य प्रावधान है। ग्राम सभा का गठन करना, चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करना, पंचायती राज के लिए सभी स्तरों पर SC/ST का आरक्षण प्रदान करना, 1/3 महिला आरक्षण देना, कार्यकाल 5 वर्ष या 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराना, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग ये सब क्या है, अनिवार्य प्रावधान है 73वां संविधान संशोधन के तहत। और स्वैच्छिक प्रावधान क्या है, ग्राम सभा को शक्ति एवं कार्यों से युक्त करना, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना एवं पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना। पंचायती राज का स्वैच्छिक प्रावधान अर्थात मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो नहीं कीजिए। क्या है, ग्राम सभा को शक्ति एवं कार्यों से युक्ति करना, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये सब स्वैच्छिक कार्य है। पंचायती राज का इतिहास क्या है, डॉक्टर लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का जनक माना जाता है। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में एक रिपोर्ट दिया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की गई है, जिसमें जिला परिषद होगा, फिर पंचायत समिति, कार्यकारी निकाय होगा, फिर ग्राम पंचायत होगा। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 में रिपोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की, जिसमें जिला परिषद होगा, पंचायत समिति होगा एवं ग्राम पंचायत होगा। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना पंडित नेहरू द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना पंडित नेहरू द्वारा किया गया। और दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश 1959 में। दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश 1959 में पंचायती राज का गठन करने वाला। संवैधानिकरण के प्रयास हैं। पहली बार राजीव गांधी के कार्यालय में LM सिंघवी की सिफारिश पर 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। पहली बार राजीव गांधी के कार्यकाल में LM सिंघवी की सिफारिश पर 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया पंचायत समिति के लिए, पंचायती राज के लिए। दूसरी बार VPC सरकार में 1990 में संविधान संशोधन विधेयक आया पंचायती राज के लिए। दूसरी बार VPC सरकार में 1990 में संविधान संशोधन विधेयक आया पंचायती राज के लिए। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में 1991 में संविधान संशोधन विधेयक आया, जो 73वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार में 1991 में संविधान संशोधन विधेयक आया, जो 73वें संशोधन के रूप में पारित हुआ पंचायती राज के लिए। पंचायती राज का प्रमुख अनुच्छेद अनुच्छेद 243 में है पंचायती राज की परिभाषा। अनुच्छेद 243 में है पंचायती राज की परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 243 के ए में है ग्राम सभा का गठन संबंधित है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का गठन संबंधित है। अनुच्छेद 243 बी जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 243 के बी संबंधित है जिला परिषद पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत से संबंधित गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी संबंधित है पंचायती राज की संरचना से। अनुच्छेद 243 सी संबंधित है पंचायती राज की संरचना से। अनुच्छेद 243 डी संबंधित है पंचायती राज में आरक्षण से। अरुणाचल प्रदेश में SC आरक्षण नहीं है। अनुच्छेद 243 डी संबंधित है पंचायती राज में आरक्षण से। अरुणाचल प्रदेश में SC आरक्षण नहीं है।
अनुच्छेद 243 संबंधित अवधि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 243 संबंधित है पंचायती राज की अवधि से प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष की अवधि होती है। अनुच्छेद 243 के एफ संबंधित है निहरताएँ से आयु 21 वर्ष से कम हो निहरता पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। पंचायती राज के अनुच्छेद 243 एफ संबंधित है पंचायती राज की निहरताएँ से जिसमें आयु 21 वर्ष से कम हो निहरता पर राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी। अनुच्छेद 243 जी संबंधित है पंचायती राज की शक्तियाँ से। अनुच्छेद 243 जी संबंधित पंचायती राज की शक्तियाँ से। अनुच्छेद 243 के एच संबंधित है कर निधियाँ से। अनुच्छेद 243 एच संबंधित पंचायती राज की जो कर निधियाँ है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई संबंधित है वित्त आयोग से पंचायती। अनुच्छेद 243 के आई संबंधित है पंचायती राज का वित्त आयोग से। अनुच्छेद 243 का जे संबंधित है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स से। अनुच्छेद 243 के जे संबंधित है पंचायती राज के ऑडिट ऑफ अकाउंट्स से। अनुच्छेद 243 के संबंधित है राज्य चुनाव आयोग से। अनुच्छेद 243 के संबंधित है राज्य चुनाव आयोग से। अनुच्छेद 243 के एल संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने वाले कानून से। अनुच्छेद 243 के एल संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होने वाले चुनाव से है। अनुच्छेद 243 के एम संबंधित है नागालैंड मेघालय मिजोरम मणिपुर पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 के एम संबंधित है पंचायती राज का नागालैंड मेघालय मिजोरम मणिपुर पश्चिम बंगाल कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 के एन संबंधित है विद्यमान कानूनों व पंचायतों का जारी रहना। अनुच्छेद 243 के एन संबंधित है पंचायती राज में विद्यमान कानूनों व पंचायतों का जारी रहना। अनुच्छेद 243 का ओ संबंधित है चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाना। अनुच्छेद 243 का ओ संबंधित है पंचायती राज में चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाना। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के ए में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के बी में असम के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के बी में असम के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के डी में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के डी में आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के ई आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के एफ सिक्किम में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के एफ सिक्किम में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के जी मिजोरम में विशेष प्रावधान संबंधित है। अनुच्छेद 371 के जी मिजोरम में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के एच अरुणाचल प्रदेश में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के एच अरुणाचल प्रदेश में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के आई गोवा में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के आई गोवा में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के जे कर्नाटक के में विशेष प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 371 के जे कर्नाटक में विशेष प्रावधान से संबंधित है। PESA एक्ट पेशा एक्ट 1946 पेशा एक्ट 1946 में आया। 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों हेतु लाया गया पेशा एक्ट। 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों हेतु लाया गया पेशा एक्ट। पेशा एक्ट का उद्देश्य था संविधान का भाग 9 पंचायत से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। पेशा एक्ट 1996 में आया। इसका उद्देश्य था संविधान के भाग 9 पंचायत से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना। 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान। 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ गुजरात हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान।
11वें अनुसूची में शामिल कुछ प्रमुख विषय है कृषि, भूमि विकास एवं भूमि सुधार, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पेयजल, सड़क पुल एवं जल मार्ग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं संबंधित संस्थाएं, बाजार में मेले, महिला एवं और बाल विकास, सार्वजनिक सम्मति की देखरेख और अन्य। 11वीं अनुसूची में शामिल प्रमुख विषय है कृषि, भूमि विकास एवं भूमि सुधार, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास एवं पेयजल, सड़क पुल एवं जल मार्ग, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं संबंधित संस्थाएं, बाजार में मेले, महिला एवं बाल विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख एवं अन्य। ये सभी 11वीं अनुसूची में शामिल विषय हैं। पढ़ेंगे नगर पालिका। नगर पालिका का वर्णन भाग 9 के क में है। अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक है। नगर पालिका का वर्णन भाग 9 के क में है। अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में आता है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में आता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 1 जून 1993 से लागू है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 1 जून 1993 से लागू है नगर पालिका। नगर पालिका में 12 विषय शामिल। नगर पालिका में 12 विषय क्या है शामिल है। नगर पालिका का इतिहास है। 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। 1726 में बम्बई कोलकाता में नगर निगम बना। 1726 में बम्बई कोलकाता में नगर निगम बना। नगर निगम का संवैधानिकरण 1989 में 65वां संविधान संशोधन सफल नहीं रहा नगर पालिका के लिए। 1989 में 65वां संविधान संशोधन सफल नहीं रहा नगर पालिका के लिए। 1990 में पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक आया। 1990 में पुनः संशोधित नगर पालिका विधेयक आया। 1991 में नरसिम्हा राव के समय 74वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया नगर पालिका के लिए। 1991 में नरसिम्हा राव के समय 74वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया नगर पालिका के लिए। 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन होते हैं। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति एवं पतन न्यास एवं विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसियां। 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन होते हैं, यानी नगर पालिका 8 प्रकार के होते हैं। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास, विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी। नगर पालिका संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 के पी में है परिभाषाएं नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के पी में है परिभाषाएं नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के क्यू में है नगर पालिका के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 243 क्यू संबंधित है नगर पालिका के गठन से। अनुच्छेद 243 क्यू संबंधित नगर पालिका के गठन से। अनुच्छेद 243 के पी संबंधित नगर पालिका के परिभाषा है अनुच्छेद 243 के पी में। अनुच्छेद 243 के आर में संरचना है नगर पालिका की। अनुच्छेद 243 के आर में नगर पालिका की संरचना है। अनुच्छेद 243 के एस में नगर पालिका के वार्ड समिति संबंधित है। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समिति संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के टी आरक्षण संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के टी आरक्षण से संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के यू कार्यकाल से संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के यू नगर पालिका के सदस्यों का कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के भी अयोग्यता संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के भी अयोग्यता से संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के क्यू शक्ति प्राधिकार एवं दायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के क्यू नगर पालिका के शक्ति प्राधिकार एवं दायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 243 एक से नगर पालिका के करारोपण की शक्ति एवं निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के एक एस क्या है नगर पालिका के करारोपण की शक्ति एवं निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के वाई वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के वाई नगर पालिका के वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड लेखा अंकेक्षण संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के जेड लेखा अंकेक्षण से संबंधित है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के जेड ए नगर पालिका के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड ए नगर पालिका के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के जेड बी
संघ शासित क्षेत्रों में लागू होना से है नगर पालिका के। अनुच्छेद 243 के जेड भी नगर पालिका के संघ शासित क्षेत्रों में लागू होने से है। अनुच्छेद 243 के जेड सी कतिपय क्षेत्रों में लागू होने से है। अनुच्छेद 243 के जेड सी नगर पालिका को कतिपय क्षेत्रों में लागू न होने से है। अनुच्छेद 243 के जेड डी महानगर में आयोजन समिति से है। अनुच्छेद 243 के जेड डी नगर पालिका के महानगर आयोजन समिति से है। अनुच्छेद 243 के जेड ई नगर पालिका एवं विद्यमान कानूनों को जारी रहने से है। अनुच्छेद 243 के जेड ई नगर पालिका एवं विद्यमान कानूनों का जारी रहने से है। अनुच्छेद 243 के जेड जी चुनाव मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप रोक से है। अनुच्छेद 243 के जेड जी नगर पालिका में चुनाव मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप रोक से है। दल बदल के आधार पर निहरताएं। यदि सदन का सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देता है अथवा यदि वह सदन से अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है या कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्य धारण कर लेता है, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल के सदस्य ग्रहण कर लेता है। दल बदल के आधार पर निहरताएं है। यदि सदन का सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल के सदस्य छोड़ देता है अथवा यदि वह सदन से अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्य धारण कर लेता है, यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। ये क्या निहरता है? दल बदल का अपवाद क्या है? 91वां संविधान संशोधन नियम 2003 के अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य एक नए दल का गठन कर लें, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारों चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाती है या कार्यकाल के बाद पुनः अपने दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, इससे क्या अपवाद है? दल बदल के आधार पर अपवाद है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यदि किसी दल के 1/3 सदस्य एक नए दल का गठन कर लें, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है या कार्यकाल के बाद पुनः अपने दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। अब पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध एवं आपातकाल से संबंधित तथ्य को देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध एवं आपातकाल संबंधित तथ्य को देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? केंद्र राज्य संबंध है। भारतीय संघवाद की प्रणाली कनाडा के संविधान से अपनाई गई है, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र की ओर झुका हुआ है। भारतीय संघवाद की प्रणाली कनाडा के संविधान से अपनाई गई है, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र की ओर झुका हुआ है। विधायी संबंधी भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक है। विधायी संबंधी मामला भाग 11 एवं अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है। विधायी विषयों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर बांटा गया है। विधायी विषयों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर बांटा गया है। प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक है। प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक में है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों का बंटवारा संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों का बंटवारा से संबंधित है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS ये सब शक्ति देता है राष्ट्रपति को। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? IAS, IPS, IFS क्या ये सब अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 253 में अंतर्राज्यीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन है। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन है। वित्तीय संबंध है कितना है? भाग 12 में है और अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक में है। वित्तीय संबंध भाग 12 में है, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 में तक है। वित्तीय संबंध भाग 12 में और अनुच्छेद 268 से 281 तक में है। कराधान शक्तियों का आवंटन करता है। कराधान शक्तियों का आवंटन करता है। 101वां संविधान संशोधन GST परिषद है। 101वां संविधान संशोधन GST परिषद है। कर राजस्व का वितरण अनुच्छेद कर राजस्व का वितरण
अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा उदगृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर है। अनुच्छेद 268 में केंद्र द्वारा उदगृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर है आता है। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उदगृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। अनुच्छेद 269 संबंधित है संघ द्वारा उदगृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उदगृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर हैं। अनुच्छेद 270 में संघ द्वारा उदगृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाला कर है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग एवं समितियां। केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग एवं समितियां। यह समय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। बाद में के हनुमंतय बना। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्यक्ष के लिए MC सीतलवार समिति 1969 का गठन किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। बाद में KM हनुमंतय बना। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्यक्ष के लिए MC सीतलवार समिति 1969 का गठन किया गया। केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग एवं समितियां हैं। राज्य मनार समिति 1969 में बना। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन 1971 में रिपोर्ट सौंपी गई। इसने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा की समाप्ति की सिफारिश की थी। राज्य मनार समिति 1969 में बना। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन 1971 में रिपोर्ट सौंपी गई। इसने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा की समाप्ति की सिफारिश की थी। सरकारी आयोग 1983 में बना केंद्र एवं राज्य संबंधों के लिए। इसके सदस्य V शिवरामन एवं MR सेन थे। सरकारी आयोग 1983 में बना केंद्र राज्य संबंधों के लिए। इसके सदस्य V शिवरामन एवं MR सेन थे। अक्टूबर 1987 में रिपोर्ट सौंपी, जनवरी 1988 में जारी हुआ। अक्टूबर 1987 में रिपोर्ट सौंपी एवं जनवरी 1988 में जारी हुआ। पुंछी आयोग अप्रैल 2017 में बना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अगस्त 2005 में बना। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में बना। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में बना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अगस्त 2005 में बना के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे और सदस्य V रामचंद्रन, AP मुखर्जी, HP कालरो, जयप्रकाश नारायण थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग अगस्त 2005 में बना केंद्र राज्यों को संबंधों के लिए। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। सदस्य V रामचंद्रन, AP मुखर्जी, H कालरो, जयप्रकाश नारायण थे। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जून 1990 में गठन किया गया। VP सिंह के कार्यकाल में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जून 1990 में गठन किया गया। VP सिंह के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 230 के अंतर्गत आता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 230 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया। राष्ट्रपति द्वारा गठित केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था सरकारी आयोग गठन। इसके सदस्य प्रधानमंत्री, अध्यक्ष PM द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों की यूटी के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक होते हैं। बैठक वर्ष में 3 बार होनी चाहिए। अंतिम बैठक नवंबर 2017 में हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत आता है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर जून 1990 में गठन VPC के कार्यकाल में हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा गठित केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया था। सदस्य प्रधानमंत्री, अध्यक्ष PM द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों की यूटी के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक होते हैं। बैठक वर्ष में 3 बार होनी चाहिए। अंतिम बैठक नवंबर 2017 में हुई थी। अब पढ़ेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध भाग 18 में आता है। अनुच्छेद 352 से 360 तक में आता है। आपात उपबंध भाग 18 में आता है। अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आता है।
आपात उपबंध का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। आपात उपबंध का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषणा संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर होने पर बाह्य आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर होने पर बाह्य आपातकाल कहा जाता है। जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो आंतरिक आपातकाल कहलाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। 1 नंबर में भारत चीन युद्ध के समय अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। 1 नंबर भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक। दूसरा आपातकाल लगा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977 तक। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977 तक। और तीसरा आपातकाल लगा आंतरिक अशांति के समय जून 1975 से मार्च 1977 के बीच में। आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक। नोट 1 अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करना स्थगित करना होता है। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करना स्थगित करना होता है। नोट 3 राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन के मिलने के बाद प्रत्येक 6 माह में अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद प्रत्येक 6 माह में अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन का आधार क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहे तो हो सकता है। राष्ट्रपति शासन का आधार क्या है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में एवं अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन चाहिए। समयावधि राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन लिया जाता है। समयावधि राष्ट्रपति शासन के 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति कब होगा? राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है के तहत समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा
संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है के तहत समाप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। वित्तीय आपातकाल संबंधित है अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 360 की घोषणा जिसमें वित्तीय आपातकाल है की घोषणा राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल के अनुमोदन घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की अनुमोदन घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल की समयावधि एक बार मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल के लिए जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल की समयावधि एक बार मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल के लिए जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, रखा जा सकता है। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय मंजूरी आवश्यक नहीं है के तहत किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय मंजूरी आवश्यक नहीं है के तहत किया जा सकता है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। इस प्रकार से जो ऑफिसर्स एकेडमी का जो नोट्स था भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसमें हम लोग आज प्रस्तावना एवं नागरिकता देखे हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं देखे हैं, पंचायत एवं नगर पालिका देखे हैं, केंद्र राज्य संबंध एवं आपातकाल से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखे। आज ये समाप्त हो चुका है। ये सभी एग्जाम के लिए, खास करके बिहार बीपीएससी टीचर वाला के लिए जो 3rd फेज में एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।